हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि इससे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने नेशनलिज्म के बारे में जाना था। आज हम लोग जो उसके बाद पार्ट रह गया है, जो भी टॉपिक उसमें छूटा था, उसके बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आपके लिए एग्ज़ाम में इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी होगी। अब हम लोग शुरू करेंगे। जो हमने पीछे से पढ़ा था, अगर उसका हम रिकैप करें तो नेशन इज़ अ कम्युनिटी which is firmly bound into one single string through collective faith, feeling, aspirations and figments of imagination of its members। तो नेशन क्या है? नेशन इज ए कम्युनिटी विच इज़ फर्मली बाउंड। नेशन एक कम्युनिटी है, इसकी डिफिनीशन उस समय दी गई। हम लोगों ने नेशनलिज्म के बारे में डिस्कस किया था। तो नेशनलिज्म नेशन के ही ऊपर होगा। तो नेशन क्या रहा? तो नेशन की परिकल्पना में कहा गया कि नेशन एक ऐसा है जहाँ पर ऐसी कम्युनिटी के बारे में सोचा गया जो आपस में फर्मली यूनाइटेड हो। किस बात के लिए? फेथ में, फीलिंग में, एस्पायरेशंस में। जो फिजमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन है, यानी सबकी जो सोच है अपने नेशन को, राष्ट्र को आगे ले जाने की, उन सब की परिकल्पनाओं में उनकी जो कल्पना हो, उसके रूप में उनका नेशन खरा उतरे। ऐसे के लिए ही हम लोग एक नेशन की कल्पना करके उसके बारे में हम लोगों ने नेशन कहा। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप began in 1789 with फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपसे यही कहा गया था कि इस टॉपिक को शुरू किया जाएगा। तो जो पहला नेशनलिज्म की जो भावना आई थी, नेशनलिज्म का जो वर्ड आया था, एक्सप्रेशन आया था यूरोप में, वो 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, उस समय पर इस नेशन के बारे में एक्सप्रेस किया गया कि नेशन क्या हो, कैसा हो। आप समझ रहे हैं बात? तो यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही हम लोगों को आज आगे कैरी ऑन करना था। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंच रिवॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट भी है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम कैसे स्टेप्स में देख सकते हैं, कैसे हुआ होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नटसेल में देखें। वैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए आप लोग छोटे में हमेशा बात याद रखिएगा, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यानी आज़ादी की बात है, बराबरी की बात है और भाईचारे की बात है। यही मूल भावना थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। आप समझ रहे हैं? तो सबसे पहले जो कोई भी रिवॉल्यूशन है, वो रिवॉल्यूशन क्रिएट कैसे होगा? रिवॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि सबकी सोच एक हो, कलेक्टिव थॉट हो। कलेक्टिव थॉट होने के लिए हमें कुछ सिंबल्स यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि विचार तो कोई मूर्त चीज़ है नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे इमेजिनेशंस, ऐसे कलेक्टिव हमारे जो आइडियाज़ हैं, उन सब को ला करके सामने इमेजिनेशंस को हमें आगे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जिससे सब लोग उस एक यूनिटी में, एक स्ट्रिंग में बन सकें। तो टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल, यानी फ्रेंच पीपल के लोगों में, फ्रांस के लोगों में एक कलेक्टिव आइडिया आ जाए, आइडेंटिटी की भावना आ जाए, तभी तो रिवॉल्यूशन हो सकता है। रिवॉल्यूशन कोई एक व्यक्ति तो करता नहीं। जब सारी जनता उठ खड़ी होती है और एक सुर में आवाज़ आती है कि बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, तो उसे ही हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है? क्रांति जिसे बोलते हैं, फ्रांस की क्रांति। अब हम यहाँ देखें, इमेजिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी बाय इमेजेस। तो कुछ स्टेप्स ऐसे लिए गए। हमने आपसे बताया ना कि एक कलेक्टिव आइडिया लेने के लिए क्या सोचा गया होगा। तो कलेक्टिव आइडिया के लिए सोचा गया, कुछ इमेजेस को लिए गए डेमोक्रेसी को सोच करके। डेमोक्रेसी ही क्यों चुना गया? डेमोक्रेसी इसलिए चुना गया क्योंकि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल है ना। आपने इसे पढ़ा है।
तो डेमोक्रेसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो जाती है। फ्यूडल सिस्टम कहीं न कहीं जा कर के फेल हो गया आगे चलकर। तो जो इमेजिनेशन था डेमोक्रेसी के लिए, उसमें इमेजेस को लिया गया, उसमें सोचा गया, एक कल्पना ली गई कि सारे मेन और वुमेन जो इक्वल एज के हों, एक ग्रुप के हों, वो उन्हें इक्वल आइडेंटिटी मिले, इक्वल वर्क मिले, इक्वल उनकी इक्वलिटी हो हर काम में, पार्टिसिपेशन में भी उनको इक्वल मिले, यानी सबको बराबरी का मौका मिले, बराबरी का रोज़गार मिले। इस तरीके की सोच के साथ में किया गया। ये भी सोचा गया कि ऑटोक्रेसी भी हो और एक व्यक्ति पर न सीमित हो। ऑटोक्रेसी हो कहाँ तक? टिल द एंड ऑफ सोसाइटी, यानी सभी की सहभागिता, सभी का पार्टिसिपेशन उसमें निश्चित हो। इसके लिए एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो मेन थीम थी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, उसमें इक्वलिटी की बात आई। आप समझ रहे हैं? और इक्वलिटी की बात आएगी तो अपने आप फ्रेटर्निटी की भी बात आ जाएगी, और जब फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी मिल जाएंगे तो अपने आप सबकी लिबर्टी भी होगी। यस, यानी सोच में लिखने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, यस, अपना काम करने की स्वतंत्रता, अपनी धार्मिक आज़ादी। अब अगर हम लोग गौर करें कि उन्होंने इसमें किया गया, इमेजिनेशन किया गया इसमें कि जो लोग हैं यहाँ के, उन्हें भी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल को मानना चाहिए। न मानने वाली बात नहीं थी। वही लोगों को कलेक्टिव आइडिया दिया गया। इसी ने लोगों को एक सूत्र में बांधा कि यस, हमें भी लिबर्टी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए और फ्रेटर्निटी चाहिए। ठीक है। अब अगर देखें और आगे के स्टेप क्या लिए गए, इसमें बहुत सारे जो फिलोसफर्स थे उन लोगों ने अपनी थ्योरी दी, और उस थ्योरी में एक और नई थ्योरी उभर करके सामने आई, अ न्यू डिफिनीशन ऑफ नेशन। नेशन की एक अलग ही अब कल्पना की गई। नेशन के बारे में अर्नेस्ट रेनन ने बताया, एकदम अलग तरीके से कहा नेशन ऐसे नहीं बन जाता है। उन्होंने कहा नेशन के लिए बहुत ही कलेक्टिव आइडिया चाहिए, बहुत ही सतत यानी लंबे समय से कंटिन्यूअस एफर्ट किए जाएं देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा नेशन इज़ नॉट अ लैंड। हम लोग आज भी समझते हैं कि नेशन इज़ अ लैंड, एक भूभाग, लेकिन अर्नेस्ट रेनन ने कहा नो, नेशन कोई लैंड नहीं है, उसमें रहने वाले लोगों को की जो सोच है, जो लोग रहते हैं। भाई एक जिसे हम भूखंडों पे अगर हम लैंड्स के रूप में लें तो कई जगह लोग डिवाइड थिंकिंग के साथ में रहते हैं, जिनकी सोच इक्वल नहीं है, राष्ट्र को आगे ले जाने की नहीं है, देश को आगे बढ़ाने की नहीं है। तो उसको अर्नेस्ट रेनन ने यही कहा कि ऐसे राष्ट्र नहीं बनता, राष्ट्र बनता है वहाँ के लोगों से। और जब उनका पीक आइडिया आगे बढ़ करके नेशन की प्रोग्रेस में आगे आते हैं, सब लोग एक जैसा सोचते हैं, तब हम उसे नेशन के रूप में जानते हैं, नेशन के रूप में कहते हैं। ठीक है। तो अर्नेस्ट रेनन ने एक अलग थ्योरी दी। उन्होंने बताया इट इज़ नॉट अ लैंड, नेशन इज़ नॉट अ लैंड, इट इज़ द पीपल हु आर लिविंग इन द लैंड या इन दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट इज़ द पीपल बाय द, है ना, फॉर द पीपल रीजन दैट इज़ ओनली नेशन, नॉट बाय द लैंड रीजन इट इज़ नेशन। मेरी समस्या आप समझ गए होंगे बात। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडिया के लिए, अब आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए लोगों को उनके फादरलैंड के बारे में बताया गया कि देखो हमारे पूर्वज इतने लंबे समय से रहते आ रहे हैं, तो हमें इसके बारे में, इसकी रक्षा, सुरक्षा, सिक्योरिटी, इसकी आइडेंटिटी, इसकी सिविलाइजेशन, इसका कल्चर, इसको मेंटेन करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, एक सुर में आगे बढ़ कर के मजबूत होना होगा, और हमें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को मजबूत करना होगा। तो सेंस ऑफ इक्वलिटी को डेवलप कराने के लिए क्या किया? सेंस ऑफ इक्वलिटी डेवलप ऐसे नहीं हो गया। सेंस ऑफ इक्वलिटी के लिए बहुत सारे ऐसे थॉट्स लिए गए जिसमें हम छोटे छोटे आइडियाज़ को अगर कलेक्ट करें तो ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस द न्यू कंपोजिशन वर क्रिएटेड, oaths were taken, martyrs were commemorated and all this was done in the name of nation। बहुत सारी नई चीज़ें शुरू की गई फ्रांस में, जैसे
ओथ्स यानी शपथ लेने की परंपरा शुरू हुई। मार्टियर्स यानी जो शहीद थे उनको महिमा मंडित किया गया, उनको याद किया गया जैसे हम लोग शहीदों को याद करते हैं। और ये सारी बातों को इकट्ठा करके एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी बनाया गया। अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड विच क्रिएटेड इक्वल लॉज फॉर ऑल सिटीजन लिविंग इन देयर टेरिटरी। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता था कि सबको इक्वल रहना है, सबके जो लिबर्टी सबको एक हो, इक्वलिटी हो और सब में भाईचारा हो, फ्रेटर्निटी हो। तो इसको मेंटेन करने के लिए, सेंस ऑफ इक्वलिटी के लिए ये भी किया गया कि रीजनल डायलेक्ट्स को ख़त्म किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स यानी जो लोकल भाषाएं थी उसे ख़त्म किया गया। मुख्य भाषा के रूप में फ्रेंच लैंग्वेज को लिया गया और पूरे देश में उसे नेशनल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया और सभी काम किस में होने लग गए? फ्रेंच लैंग्वेज में। तो आपने देखा कि सेंस ऑफ इक्वलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए। ठीक है। अब अगर हम कहें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इफेक्ट क्या था सोसाइटी पर, तो देखेंगे कुछ हेड्स में अगर हम बात करें कि क्या इफेक्ट रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, यानी इतनी सारी जो बातें हुई इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ा। तो सबसे पहले तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक नया आइडिया दिया। वो आइडिया आपने देखा जो उसकी थीम है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। इसी बेस पर इसने पूरे सोसाइटी को चेंज करने का काम किया। यानी जो एंशिएंट सिस्टम था फ्रांस का वो सबसे पहले ख़त्म हुआ। ठीक है। दूसरा अगर हम पॉइंट डिस्कस करें, द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस रिवॉल्यूशन वाज टू एंड द फ्यूडल सिस्टम ऑफ मेडिवल सोसाइटी। उसने जो फ्यूडल सिस्टम था एंशिएंट सोसाइटी का, राजशाही जैसे चीज़ें थी, उसको ख़त्म किया। The announcement to the human authority made by revolutionaries of France was also important for the independence of mankind. मानव जाति के लिए उद्धार के रूप में काम किया। कौन सा? टू द ह्यूमन अथॉरिटी, जो 27 अगस्त 1789 को इसे प्रस्ताव पारित किया गया, उसने ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया। दिस रिवॉल्यूशन डेवलप्ड एंड प्रोपोगेट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अक्रॉस यूरोप। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो इसने पूरे यूरोप में एक तरीके से नेशनलिज्म की स्पिरिट को फैला दिया। हालांकि कोई भी रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसा नहीं रहा। हर जगह जहाँ भी रिवॉल्यूशन हुए वहाँ पर अपनी वहाँ की नीड अलग थी। यानी कोई भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कॉपी नहीं किया, लेकिन एक स्पिरिट ज़रूर कॉपी हुई जिससे हर जगह एक अवेयरनेस आई, एक जागरूकता आई कि हमारे पास भी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में सोचना चाहिए। तीसरी बात जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रही खास बात कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर स्टेट। जब भाई लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात आएगी तो उसे हम किस रूप में ले सकते हैं? सेक्युलर स्टेट। यानी यहाँ पर जब ऑल मेन एंड वुमेन इक्वल, ऑल एज ग्रुप इक्वल, सबका कॉन्सेप्ट है ऑटोक्रेसी का, तो अपने आप वहाँ पर जो दूसरी और भी मूल भावनाएं हैं हमारी कल्चर से संबंधित, हमारे रिलीजन से संबंधित, उन सारी भावनाओं को पीछे करके सेक्युलर स्टेट के कॉन्सेप्ट को फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सबसे पहले यूरोप में फैलाया। अगर फिर हम बात करें तो दिस रिवॉल्यूशन रेंडर्ड द थ्योरी ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, जो एक अक्षुण्ण भारत जो है, अक्षुण्णता है, यानी हमारे राष्ट्र की एक संप्रभुता है, उससे कोई लड़े नहीं, उसे कोई तोड़े नहीं। तो सोवरेनिटी के लिए पूरे जो यूरोप में एक बात रही, सबसे पॉपुलर वर्ड हुआ। हमारे यहाँ भी जो है सोवरेनिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड ऐड किया गया बाद में। तो सोवरेनिटी के लिए ये जो कॉन्सेप्ट आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही था। दिस रिवॉल्यूशन creates all over Europe, है ना, a great impact. This revolution, the French Revolution gave mankind the slogan of liberty, equality and fraternity. यानी मानव जाति को ये बहुत बड़ा स्लोगन मिला। ठीक है बेटा। फिर है, according to some scholar,
The French Revolution was the source of socialist ideology because it had also opened the path of socialist system by the proposing theory of equality। इसने एक सोशलिस्ट सिस्टम को भी, यानी बाद में जो सोशल हार्मोनी हो, ये भी कहाँ से आया होगा? इक्वलिटी से, समाज में समरसता हो, एक जैसे सब लोग रहें। तो ये भी मूल भावना फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिया गया। तो हम देखें अगर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन फ्रांस आल्सो मेड unprecedented progress in agriculture, industry, art, literature, national education and military glory। यानी इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जब देश की मूल भावना आगे आई, ऑटोक्रेसी की बात आगे आई, सिक्योरिटी की बात आगे आई, तो फ्रांस ने बहुत रैपिड ग्रोथ किया। उसके बाद इंडस्ट्री भी उसकी बहुत तेज़ी से बढ़ी, बिजनेसेस भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए हुए। इसके साथ साथ अगर वहाँ की जो मिलिट्री सिस्टम थी वो भी बहुत ग्रो किया। यानी फ्रांस एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आया, जिससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो सार्थकता थी, जो 1789 में शुरू हुआ और लगभग जा कर के 10-15 वर्षों, 20 वर्षों, 30 वर्षों तक का ये चलता रहा। और वहाँ से फिर जो फ्रांस की एक नए जो है टेक्सचर के रूप में, एक नए राष्ट्र के रूप में, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में हम लोगों के सामने आया। प्यारे बच्चों, आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन थोड़ा समझ में आया होगा। आप टेक्स्ट बुक भी कंसल्ट करें और आपको लॉन्ग आंसर के लिए इस तरीके से ही नटसेल बना करके आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लॉन्ग आंसर्स को भी दे सकेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसका इफ़ेक्ट समझ में आया होगा। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।